हेलो देयर, आई एम फराज, योर इंग्लिश उस्ताद जी। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम KMU MD-CAT 2024 पेपर का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें पेपर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत आसान था और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरी दुआ है कि आपका ये पेपर बहुत अच्छा हुआ हो। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि हमारे पेपर में कौन-कौन से टॉपिक से कौन-कौन से क्वेश्चंस आए। जैसे कि आप देख सकते हैं, वोकैब के हमारे पास इस पेपर में 6 क्वेश्चंस आए। वर्ब एंड टेंसेस 4, पंक्चुएशन 1, preposition 3, parallelism 1, sentence structure 1, analogy 1 and reading comprehension 1। तो ये वो टॉपिक्स हैं जहाँ से हमारे पेपर में क्वेश्चंस आए। तो बगैर वक्त ज़ाय किए अब हम एक-एक करके सवालों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 177, A person who sells goods and services is a person who sells goods and services is a consumer, purchaser, patron, vendor। इन चारों में से वो कौन सा वर्ड है जो हम उस पर्सन के लिए यूज करते हैं who sells goods and services। तो याद रखिए, कंज्यूमर, purchaser and patron, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। ये हम बात कर रहे हैं सेलर की, हम बायर की, यूजर की बात नहीं कर रहे। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो है डेल्टा, वेंडर। वेंडर जिससे हम कोई काम करवाते हैं, who sells goods and services, तो राइट आंसर होगा डेल्टा। कंज्यूमर, पर्चेसर, पैट्रन, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। राइट, अगला सवाल देखते हैं। The detective noticed a subtle change in the suspect's tone। हाँ, वो कहते हैं ना, बहुत तेज हो रहे हो, हाँ, बहुत तेज हो रहे हो, अभी पता लग जाता है। The detective noticed a subtle change in the suspect's tone when he asked about her whereabouts, जहाँ वो रिहाइश पजीर है, on the night of the crime, which hinted at something more significant। What does subtle most likely mean? The detective noticed a subtle change in the suspect's tone when he asked about her whereabouts on the night of the crime, which hinted at something more significant। अब इस सेंटेंस में subtle का मतलब क्या है? ड्रामेटिक, नोटेबल, ऑब्वियस, स्लाइट। तो याद रखिए, ड्रामेटिक, नोटेबल का मतलब सिग्निफिकेंट ही होता है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑब्वियस मीन्स एविडेंट, ये भी आंसर नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है डेल्टा, स्लाइट। सरल कहते हैं स्लाइट को। तो आसान सवाल था, राइट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट वन, डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ऐसा ही एक सवाल मैंने आपको करवाया भी हुआ है। डिस्पाइट, अब डिस्पाइट के बाद जो बात हम कह रहे हैं, अगर वो बात नेगेटिव है, तो कॉमा के बाद जो बात हम करेंगे वो पॉजिटिव होगी। कंट्रास्ट मार्क वर्ड है ना, तो कंट्रास्ट मार्क वर्ड के बाद जो बात हम करते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो अगली बात पॉजिटिव, और अगर कंट्रास्ट मार्क वर्ड के बाद बात पॉजिटिव है तो बाद में आने वाली बात नेगेटिव होगी। सो डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, शी रिमेन्ड ब्लैंक, comma, calmly assessing her options before deciding। तो यहाँ पे देखें, calmly assessing, वो पैनिक की हम बात नहीं कर रहे। सो वो पैनिक नहीं थी, वो डिस्टर्ब नहीं थी, वो perturb नहीं थी, वो कंपोज थी। सो ऑप्शंस हैं कंपोज्ड, इरेटिक, फ्रेंटिक, हिस्टेरिकल। तो राइट ऑप्शन इसमें होगा अल्फा, कंपोज्ड। डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन शी रिमेन्ड composed, calmly assessing her options before deciding। erratic नहीं हो सकता है, क्योंकि erratic का मतलब होता है changeable, irregular। क्या मतलब होता है इसका? irregular। frantic, hysterical, ये दोनों भी सिनोनिम है, furious के लिए यूज करते हैं। तो चार्ली और डेल्टा, ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस नहीं है। तो राइट आंसर है composed।
राइट, नेक्स्ट वन, फाइंड आउट सिनोनिम फॉर इलेटेड। इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, इलेटेड का मतलब होता है हैप्पी, इसका मतलब होता है डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश, कंफ्यूज्ड, डिसअपॉइंटेड, नर्वस। ये तीनों ही वर्ड्स इसके आंसर नहीं हो सकते, तो एक ही ऑप्शन है डेल्टा, ओवरजॉयड। कंफ्यूज नेगेटिव, डिसअपॉइंटेड नेगेटिव, नर्वस नेगेटिव, और इलेटेड का मतलब तो पॉजिटिव है क्योंकि ये मतलब देता है हैप्पी, डिलाइटेड, ओवरजॉयड, तो राइट आंसर होगा डेल्टा। ये भी आसान क्वेश्चन था, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वन, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट टेंस एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इस चीज को आपने देखना है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस, टेंस ठीक हो और उसका स्ट्रक्चर भी सेंटेंस का ठीक हो। अल्फा ऑप्शन, ही इज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, यहाँ पर हमने वर्ब यूज किया है प्रेजेंट का, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करें टेंस, और यस्टरडे तो हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। इवेंट होता तो हम कहते हैं कि यस्टरडे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये दोनों अब मैच नहीं करे। ही इज गोइंग टू द मार्केट यस्टरडे, तो यस्टरडे नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एंड बीटा, आई हैड बीन वेटिंग फॉर द बस एंड इट अराइव्स, आई हैड बीन, अराइव्स मैच नहीं कर रहा, हैड बीन के साथ अराइव्स मैच नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। चार्ली, शी विल फिनिश her homework before she went to bed, अब will फ्यूचर और साथ हम went past ये यूज कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन ठीक है, और वो कौन सा है, वो है डेल्टा ऑप्शन। they were playing football when it started to rain, they were playing, अब ये एक्शन चल रहा है, they were playing football, they were playing football when it started to rain, तो क्या हुआ, जब वो खेल रहे थे तो इसी दौरान फिर बारिश शुरू होगी, when it started to rain, so the right answer is delta। ये भी एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अल्फा में क्या प्रॉब्लम है, इस गोइंग के साथ yesterday आ गया जो कि नहीं आ सकता, राइट। बीटा में हैड बीन के साथ अराइव्स आ गया, वो भी नहीं आ सकता। चार्ली में विल के साथ वेंट आ गया, ये भी रॉन्ग है, तो राइट ऑप्शन है डेल्टा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो खेल रहे थे व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, तो बारिश शुरू होगी, राइट आंसर डेल्टा। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस चाहिए। My father was talking to his friend on mobile phone. Okay, past. Continuous. He was talking. My father, my father was talking to his friends on mobile phone when I fall from the bicycle. Fall. देखिए, हम कोई रिपीटेड एक्शन की तो बात कर ही नहीं रहे, ये तो पास्ट में एक्शन होना चाहिए था, जैसे अभी हमने प्रीवियस सेंटेंस किया कि फुटबॉल खेल रहे थे तो बारिश शुरू हो गई। मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी, वो फ़ोन पर किसी से बातचीत कर रहे थे, तब मैं बाइसाइकिल से गिरा, तब मैं गिरता हूँ, डजंट मेक एनी सेंस, तो फॉल यहाँ पर रॉन्ग होगा। पिताजी को भी तो देखना चाहिए था ना कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। खैर, आजकल के बाप। एनीवे, बीटा ऑप्शन, माय फादर इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स ऑन मोबाइल फोन व्हेन आई फॉल फ्रॉम द बाइसिकल। अच्छा जी, अगेन फॉल आ गया, बेशक इज टॉकिंग है, बट फॉल नहीं हो, ठीक है, मैं गिरता हूँ। चार्ली ऑप्शन, my father was talking to his friends on mobile phone when I fell from the bicycle। अब ठीक है, इस दौरान फादर क्या कर रहे थे, he was talking to his friend on phone, तो क्या हुआ, जिस दौरान वो बातचीत कर रहे थे उसी दौरान क्या हुआ, when I fell from the bicycle, तो राइट आंसर इसमें चार्ली होगा। And Delta, my father was talking to his friend on mobile phone when I'm falling. Why are you falling? गलत है ना, I'm falling is wrong. The right answer is Charlie। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। Next one, choose the correct sentence। Okay, choose कर लेते हैं। Alpha option, she didn't knew। Did के साथ हम verb की first
फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर डिडंट न्यू पास्ट फॉर्म यूज की गई है, जिसको हम वर्ब की सेकंड फॉर्म भी कहते हैं। अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ओके, ये फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से गलत हो गया। शी हैजंट न्यू अबाउट, हैज हो या फिर हैव हो और या फिर हैड हो। हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट, हैड, पास्ट परफेक्ट, इनके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ऑलराइट, तो ये भी गलत हो गया। हैज के साथ हम सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकते, तो न्यू रॉन्ग होगा। एंड चार्ली, शी डिडंट नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी। सो अब शी डिडंट, फर्स्ट फॉर्म नो अबाउट द सरप्राइज पार्टी, ये हमारा राइट आंसर होगा। एंड डेल्टा, शी डजंट न्यू, डज के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो न्यू नहीं आएगा। तो सिंपल, द राइट आंसर इज चार्ली। ओके, साउंड्स राइट। अगला देखते हैं। आफ्टर शी ब्लैंक द स्टेयर्स, her heart almost gave out from exhaustion. हार्ट भी तेज होगी ना। आफ्टर शी ब्लैंक द स्टेयर्स, her heart almost gave out from exhaustion. अब यहाँ पे देखो वर्ब कौन सा है, वर्ब है पास्ट। तो जब हम दो एक्शंस की बात करें और दोनों पास्ट के एक्शंस हो, तो वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका होता है उससे हम पास्ट में लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद होने वाला एक्शन जो है वो हम पास्ट सिंपल में लिखते हैं। तो यहाँ पर हैज़ क्लाइम्ड, हैव क्लाइम्ड, ये दोनों तो प्रेजेंट परफेक्ट होने की वजह से रॉन्ग हो गए। हैड क्लाइम्ड, वॉज क्लाइंबिंग नहीं, एक्शन कंप्लीट होगा तो वॉज भी नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा चार्ली, हैड क्लाइम्ड। अब इसको पूरा पढ़ते हैं। आफ्टर शी हैड क्लाइम्ड द स्टेयर्स, हर हार्ट ऑलमोस्ट गेव आउट फ्रॉम एग्जॉस्शन। Right answer, Charlie. Next one, punctuate the given sentence correctly. Punctuate करना है, कुछ भी नहीं करना और just punctuate करना है। The teacher asked, did you complete your homework? ये एक sentence है। The teacher asked, did you complete your homework? अब पूछा जा रहा है, reporting verb ask यूज कर लिया गया है, और आगे जो हम बात करेंगे did you complete your homework, ये हम बनाएंगे question। ठीक है, अल्फा ऑप्शन देखते हैं। द टीचर आस्क्ड, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, क्योंकि अब हम कोटेशन स्टार्ट करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास आने चाहिए और फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। डिड है तो डिड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और लोअर केस में, तो ये दो गलतियों की वजह से गलत हो गया। कंप्लीट योर होमवर्क और कॉमास एंड पर भी मिसिंग है, तो अल्फा ऑप्शन रॉन्ग है। बीट ऑप्शन, द टीचर आस्क्ड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास स्टार्ट किए, डिड डी कैपिटल है। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। द टीचर आस्क्ड, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, काम पूरा हो गया। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, फॉर्म भी ठीक है, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। सो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बीटा। चार्ली देखते हैं। द टीचर आस्क्ड, ओके, द टीचर आस्क्ड, इन्वर्टेड कॉमास तो है बट डिड का डी लोअर केस में, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, और ये क्वेश्चन है क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, तो बच्चों इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। एंड डेल्टा, द टीचर आस्क्ड, कॉमा तो है बट इन्वर्टेड कॉमास मिसिंग है, डी लोअर केस में, कंप्लीट योर होमवर्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमास को हमें क्लोज भी करना है। तो ये सवाल भी हम देखते हैं, बीटा राइट आंसर है क्योंकि ये सही तरह पंक्चुएट बीटा ऑप्शन में हुआ है। नेक्स्ट वन, punctuate the following sentence correctly. Let's meet at Sarah's house after school. तो इसको भी punctuate करना है। Let's meet at Sarah's house after school, ये सेंटेंस है जिसको हमने punctuate करना है, तो punctuate कर लेते हैं। अल्फा ऑप्शन, लेट्स में apostrophe है, बिल्कुल ठीक है। Meet at Sarah's house आफ्टर स्कूल। अब यहाँ पर लेट्स मीट कहाँ पर? एट सारा, सिंगुलर, एक लड़की का नाम है सारा, सारा का घर साराज
apostrophe s and house, तो apostrophe s बिल्कुल ठीक है, house after school full stop, तो यही हमारा राइट आंसर है। बीटा ऑप्शन, लेट्स मीट एट सारास। अब सारास प्लूरल नहीं कर सकते, वो तो एक लड़की है ना, हम बहुत ज़्यादा लड़कियों की तो बात कर ही नहीं रहे जिनका नाम सारा है, तो मिस्टेक यहाँ पर एस एंड अपोस्ट्रोफी की है। बीटा ऑप्शन रॉन्ग। चार्ली, लेट्स apostrophe मिसिंग है एट सारा's हाउस आफ्टर स्कूल। एंड डेल्टा, लेट्स मीट, यहाँ पर कॉमा अननेसेसरी है, लेट्स मीट एट, तो इसके बीच में कॉमा नहीं आएगा, तो आसान सा सवाल था ये भी। अल्फा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, डू यू यूजुअली टेक अ बस ब्लैंक द मार्केट बाय फोर ऑफ टू आएगा क्योंकि हम डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल है, do you usually take a bus to the market? To the market. तो हम by यूज नहीं कर सकते, for यूज नहीं कर सकते, or यूज नहीं कर सकते, take a bus to the market, तो simple right answer इसमें डेल्टा होगा। Next one, he has been working blank this project for 2 weeks. He has been working for 2 weeks. अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं work on something, इसको समथिंग की जगह यूज करते हैं, वर्क ऑन समथिंग। ही हैज बीन वर्किंग, एट इज रॉन्ग, बाय इज रॉन्ग, टू इज रॉन्ग, तो राइट आंसर है डेल्टा। ही हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 weeks, राइट आंसर डेल्टा। सवाल आसान मुश्किल मैटर नहीं करता, ये बात मैं अक्सर कहता हूँ, अगर तो सवाल आता है, फिर वो चाहे किसी और के लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपके लिए आसान है, और अगर किसी और के लिए सवाल बहुत आसान है, आपको नहीं आता, तो फिर उससे मुश्किल सवाल आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर इन वर्ड ऑर्डर, स्टाइल और vocabulary. आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर, किस तरह का, या तो वो वर्ड ऑर्डर का हो सकता है, स्टाइल का हो सकता है, और वोकैबुलरी का भी हो सकता है, तो इन तीनों में से हमें देखना है कि किस टाइप का एरर गिवन सेंटेंसेस में हो सकता है। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स, वो एक सेंटेंस है, बाकी तीन ठीक होंगे। अल्फा ऑप्शन, ही हैज़ अ टैलेंट फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है, ही हैज़ अ टैलेंट किस चीज़ के लिए, फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, तो ये एरर नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं है। ओके, शी एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड टू पेंट, तो एरर यहाँ पर है, और ये एरर है पैरेललिज्म का। पैरेललिज्म स्ट्रक्चर पैरेलल नहीं है। अब देखें, शी एंजॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग, तो यहाँ पर हमें वर्ड पेंटिंग यूज करना चाहिए था, ताकि हम वर्बल नाउन का जो स्ट्रक्चर है वो बैलेंस कर सकें। रीडिंग वर्बल नाउन, राइटिंग verbal noun, and painting verbal noun. So to paint ये infinitive है, और इसकी वजह से स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, सो यही हमारा राइट आंसर होगा, इसी के अंदर एरर है, टू पेंट नहीं होगा, पेंटिंग होगा। द क्विक ब्राउन फॉक्स, सिंगुलर है फॉक्स, jumps over the lazy dog, ये भी ठीक है। They quickly adapted to the new environment, जब एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब से पहले लिखा हो तो इतना इस पर हम एम्फेसिस नहीं करते, तो ये भी ठीक है, राइट आंसर इसमें बीटा होगा। यहाँ पर पैरेललिज्म की मिस्टेक है, रीडिंग, राइटिंग, पेंटिंग करेक्ट कॉम्बिनेशन है, टू पेंट रॉन्ग होगा। इनमें से किसी के साथ भी अगर हम टू यूज कर लेते तो वो रॉन्ग होता, क्योंकि दो जो हमारे एक्सप्रेशन हैं वो एक जैसे हैं और एक उसमें डिफरेंट हो जाता। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, the chef quickly prepared blank delicious and it served a meal. अब एरर बताना है, सेंटेंस the chef quickly prepared, comma delicious and it, ये बड़ा अजीब सा सेंटेंस है। पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का एरर तो है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, स्टाइल, वोकैबुलरी, वर्ड ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है, कोई वर्ड ऑर्डर नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डेल्टा। द शेफ क्विकली प्रिपेयर्ड
कुछ भी नहीं है, कॉमा डिलीशियस एंड इट सर्व्ड अ मील। तो इसमें राइट आंसर, जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा डेल्टा, वर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट वन, ऑर्डर इज द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन मतलब यहाँ पर इसका मतलब होगा सोसाइटी। Order is the law of civilization, as chaos is the law of the blank. The most appropriate word to be filled in is city, metropolis. अब city and metropolis ये दोनों synonyms हैं। metropolis city ही है। यूनिवर्स नहीं हो सकता, wilderness जंगल का कानून जिसको हम कहते हैं ना। Order is the law of civilization, as chaos is the law of the wilderness. तो right answer इसमें डेल्टा होगा। Next one, blueprint is to architect as algorithm is to blank. अब blueprint इससे architect यूज करता है, तो algorithm को कौन यूज करता है, ये analogy का क्वेश्चन है। हमने सेम पेयर बनाना होता है। blueprint is to architect, blueprint कौन यूज करता है, आर्किटेक्ट करता है। तो एल्गोरिदम कौन यूज करता है, डिजाइनर, इंजीनियर, फिजिशियन या प्रोग्रामर। तो राइट आंसर इसमें डेल्टा होगा। प्रोग्रामर जब प्रोग्रामिंग करता है तो उसके लिए वो एल्गोरिदम यूज करता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जब लोग वीडियो पोस्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी वीडियो वायरल नहीं हो रही, या फॉर एग्जांपल फॉर यू पर नहीं आ रही, तो एक बात कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इनका एक एल्गोरिदम होता है जो ये फॉलो करते हैं। इसकी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसे हुई होती है, इसका एल्गोरिदम कुछ ऐसे बना होता है, तो ये इस टाइप की वीडियोस को ज़्यादा जो है वो लोगों को दिखाता है। तो ये चीज़ अब आप समझ सकते हैं कि प्रोग्रामर जो है वो एल्गोरिदम यूज़ करता है और आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट को यूज़ करता है। तो राइट आंसर इसमें होगा डेल्टा। नेक्स्ट वन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, इसकी भी हमने प्रैक्टिस की हुई है। हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हैज़ बीन शोन टू इम्प्रूव, पॉजिटिव है, overall health by reducing the risk of chronic diseases such as heart disease and diabetes. Additionally, exercise enhances mental well-being. तो ये पॉजिटिव है। हम बात क्या करें, regular exercise has been shown to improve overall health by reducing the risk of chronic diseases such as heart diseases and diabetes. Additionally, अब इसमें ऐड करें, एक्सरसाइज enhances mental well-being, तो दिमागी सेहत के लिए भी ज़रूरी है, फ़ायदा दे रही है। by reducing stress, anxiety, एंग्जाइटी मैंने आपको बताया हुआ है कि एंग्जाइटी क्या होती है। डिप्रेशन पर भी हमने एक दफ़ा बात की थी, इन दोनों टॉपिक्स पर हमने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है। डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, अब ये देखिए कंट्रास्ट मार्क वर्ड आ गया। डिस्पाइट जब कंट्रास्ट मार्क वर्ड है, अब जो बातें हमने की हैं उसके ऑपोजिट कुछ डिस्कस किया जाएगा। Despite these benefits, many people find it challenging to maintain a consistent exercise routine due to busy schedules and a lack of motivation. Despite these benefits, जो हमने mention किए हैं, many people find it challenging to maintain a consistent exercise routine due to busy schedules and a lack of motivation. Based on the paragraph, which of the following statements can be inferred? बच्चों, infer का मतलब होता है guess करना। जो आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद आप क्या guess करते हैं उसे हम inference कहते हैं। Alpha option, busy schedules and lack of motivation are barriers to regular exercise. Chronic diseases cannot be prevented by regular exercises, ये तो नहीं है। Exercise is only beneficial for physical health, not mental. तो mental हमने यहाँ पर mention की तो है, highlight किया, ये भी नहीं है। People who exercise regularly never experience stress or anxiety. तो inference में ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो जो बात यहाँ मेंशन है जिसको हम समझ रहे हैं, बिजी शेड्यूल्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन आर बैरियर्स टू रेगुलर एक्सरसाइज। तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमने इन्फर करना है, तो राइट आंसर हमारा अल्फा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ सिनोनिम फॉर मेटिकुलस? मेटिकुलस का सिनोनिम क्या होगा? अब abhorrent इसका मतलब होता है डिस्गस्टिंग,
तो ये तो उसका सिनोनिम नहीं है। हीडलेस, केयरलेस, ये भी इसका सिनोनिम नहीं है। इनकॉशियस, ये भी सिनोनिम नहीं है, क्योंकि ये दोनों इसके हीडलेस एंड इनकॉशियस, केयरलेस के मीनिंग में है, तो ये सिनोनिम्स हैं। एब्होरेंट, डिस्गस्टिंग सिनोनिम नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, प्रिसाइज। मेटिकुलस मीन्स प्रिसाइज। तो ये थी डिस्कशन हमारे KMU MD CAT 2024 की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिस्कशन से कुछ नया सीखने को मिला होगा, क्योंकि सीखते सिखाने का अमल चलता रहना चाहिए। और मेरी दुआ है कि आप सब अपने इस इम्तिहान में कामयाब हों। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।